हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिप्स। आपका ये सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एलिप्स पढ़ेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रह जाएगा, हाइपरबोला। तो एलिप्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी हैं, तो आप परेशान ना होना, एकदम इत्मीनान से नोट्स बनाइए और फॉलो करते रहिए। तो देखिए एलिप्स क्या है। तो जैसे हमने जनरल कोनिक में आपको डिस्कशन में बता दिया था कि इट इज़ ऑल्सो ए कोनिक विच इसेंट्रिसिटी इज़ लेस देन 1। अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो देखो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग डेराइव भी करते हैं, लेकिन हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे। ये होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर। अब इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे दो फोकस रहते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है या ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक अबाउट ऑल क्वाड्रेंट्स हैं। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई ई, इसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा 0। ये होता है आपका ए कॉमा 0, ये 0 कॉमा बी, ये 0 कॉमा माइनस बी। सिमेट्रिक है 0 कॉमा माइनस बी। अब देखो इसी का इधर लिखना है तो आप कहोगे कि ये माइनस ए ई कॉमा 0, ये ए डैश होगा माइनस ए कॉमा 0, और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। अब इसमें पॉइंट ये है बच्चों कि ये जो डायग्राम होता है ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये पेयर वाइज टर्म है। अगर आपको इक्वेशन डिराइव करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे एक्स वाई पॉइंट ले सकते हैं और पी एस की डिस्टेंस ई टाइम्स पी एम के इक्वल लिख सकते हैं। अगर हम पी एस की वैल्यू ई टाइम्स पी एम के इक्वल रख देंगे तो पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। तो मैं डेरिवेशन का तरीका बता रहा हूँ। तो दिस इज बाई डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज ई टाइम्स एक्स माइनस ए बाई ई। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहीं पे पहुँचते हैं हम लोग सीधे सीधे। क्लियर। और ये भी याद रखिएगा कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये करेस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब क्या होता है भाई, तो अगर हम किसी पॉइंट मतलब किसी पर्पज़ के लिए फोकस ले रहे हैं और इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स की ज़रूरत है तो आप ये डायरेक्ट्रिक्स लोगे, ये फोकस ले रहे हो तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स लोगे। ये होता है करस्पॉन्डिंग टर्म। अगर हम ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं तो हमारा कभी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं आएगा। एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पे, एक दो पॉइंट्स, जैसे ए डैश को हम लोग जिस इस एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और वैसे भी यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो कि b लेस देन क्या है, a है, क्योंकि a स्क्वायर में कुछ सब्ट्रैक्ट किए हैं तो b स्क्वायर आया है, मतलब b लेस देन a है। तो इसकी लेंथ होती है 2a। b डैश ये होता है आपका माइनर एक्सिस, b डैश माइनर एक्सिस है विच इज़ इक्वल टू 2b। और आपका ध्यान से देखो b डैश माइनर एक्सिस हो गया, ss डैश डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। उसके बाद होता है इसमें ये और ये दोनों लाइन हैं, ये डायरेक्ट्रिसेस हैं। फिर लेटस रेक्टम होता है, फोकल डिस्टेंस होती है। तो पहले इसको आप आराम से बना लीजिएगा। अभी हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखते हैं जिसका सेंटर 0 0 है ओरिजिन, और जिसकी फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल एलिप्स कहते हैं। अब इसी को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो बस क्या होगा, एक्स वाई एक्सचेंज हो जाएगा, एक्स वाई एक्सचेंज हो जाएगा। याद रखिएगा ये और भी अपनी लोकेशंस पे ही रहेंगे, तो ये ध्यान रखना। इसको बनाओ, फिर अगला पॉइंट्स लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें लेटस रेक्टम के बारे में पढ़ना है, फोकल डिस्टेंस पढ़ना है और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, लेटस रेक्टम में हमने आपको ये तरीका बताया है कि इट इज़ ए फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये आपकी इलिप्स है, फिर से हमने बना दिया इसको, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका फोकस है। तो लेटस रेक्टम ये आएंगे 4,
ये एस डैश एस, ये एल लिख देते हैं, इसको एल डैश, इसको L1 और इसको L1 डैश। इसका कोऑर्डिनेट होता है AE, 0। अब ये पॉइंट हम लोगों को x = a/e पता है। एलिप्स की इक्वेशन है अपने पास x² a² + y² b² = 1। तो मैं LS निकालना चाहता हूँ, तो दिस इज़ LS = E × LM, तो E × a/e - ae। क्यों? क्योंकि ये तो ae ही है और यहाँ लैम्डा लिख देते हैं, लैम्डा को ही LS कह रहे हैं। E को अंदर ले जाओ, a को बाहर ले आओ, तो 1 - e², और यहाँ से b² = a² × 1 - e² आता है, तो ये हो जाएगा a × b² / a², विच इज़ b² / a। तो ये सब के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। L के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो AE, b² / a। L डैश आपका था फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो AE, -b² / a। फिर ये सिमेट्रिक है L1, तो ये -AE, b² / a, और L1 डैश -AE, -b² / a थर्ड क्वाड्रेंट में है। और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी वो L डैश की इक्वल होगी, विच इज़ 2b² / a, जिसको हम लोग 2b² / 2a लिख सकते हैं। और 2b को हम माइनर एक्सिस बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, माइनर एक्सिस (² / मेजर एक्सिस। क्लियर? तो माइनर एक्सिस कितना कहोगे? 2b, मेजर एक्सिस 2a। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b² / a। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, एक इलिप्स बनाया है बच्चों, और उसके बाद ये लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, हेलो। अब देखिए, अब देखो बच्चों, अगला हेडिंग है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट जो इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो इलिप्स है आपका x² / a² + y² / b² = 1। तो आप ऐसे करिए, इलिप्स की इक्वेशन बना दिया आपने। ये ग्राफ है आपका इलिप्स का। फोकस से डिस्टेंस का मतलब होता है कि हम लोग ध्यान से देखिए इस पे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। AE, 0 कोई पॉइंट जो इलिप्स पे लाई कर रहा है x1 y1, उसकी फोकस से डिस्टेंस, तो हमने सिखाया है कि डायरेक्टरी से डिस्टेंस का E टाइम्स, और एक और डिस्टेंस आएगी, कह सकते हो इधर S डैश -AE, 0। तो ये निकालना हो तो आप क्या करोगे, इससे डिस्टेंस निकाल के E टाइम्स कर दोगे। दिस इज x = -a/e, दिस इज x = a/e। तो आप कह सकते हैं कि ये m है, तो PS की वैल्यू हो जाएगी E × PM। E × PM का मतलब कि a/e - x1, तो ये हो जाएगा आपका a - ex1। इसको याद रखिएगा, वैसे बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्पफुल होता है। फिर PS डैश, आप इसको m माने हो तो इसका m डैश मान लो, तो क्या लिखोगे? E × PM डैश, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि करस्पॉन्डिंग डायरेक्टरी से डिस्टेंस लेकर E टाइम्स करते हैं। तो यहाँ पे E, और ये लिखेंगे x1 + a/e, तो ये हो जाएगा a + ex1। तो हैंस PS की वैल्यू मिल गई a - ex1, और PS डैश मिल गया आपको a + ex1। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो PS + PS डैश आपको मिल जाता है यहाँ पे 2a, विच इज़ ए कांस्टेंट एंड इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसी को कहते हैं अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। ये क्या होता है बच्चों, ये मैं बताता हूँ। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि एन इलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। अगर आपको इलिप्स बनाना है तो आप प्लेन जैसे बोर्ड पे 2 पिन गाड़ दीजिए, मतलब हिंज कर दीजिए, और एक मूवेबल स्ट्रिंग से जैसे एक डोरी लीजिए स्ट्रिंग, और उसको चारों तरफ घुमा दीजिए। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स।
तो ये क्या है, एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जिसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होता है। जहाँ पे टू फिक्स पॉइंट को हम लोग इलिप्स का फोकाई कहते हैं, और जो कांस्टेंट सम आता है बच्चों उसको कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, है ना। जो आपको सीट दी गई है उसका पहला क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है कि आपको इलिप्स ओरिजिन से पास कर रहा है, एस और एस डैश दे रखा है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमें 2a मिलेगा, और ये क्या है 2ae है, तो e आ जाएगा वहाँ से। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, एन इलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट विच मूव्स सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट। An ellipse is set of all points in a plane such that sum of its distances from two fixed points is always constant. The two fixed points are called foci of the conic and the constant sum is length of major axis. तो अब लिखिए another form of ellipse. देखो another form में क्या होगा, ये vertical ellipse बना देंगे इस तरह से, और इसमें बस क्या होगा, एक्स वाई एक्सचेंज कर जाएगा। जैसे पहले लिखते थे x इक्वल टू ए बाई, अब लिखेंगे y इक्वल टू ए बाई, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू माइनस ए बाई। पहले ये होता था a कॉमा 0, अब लिखेंगे 0 कॉमा ए, ये 0 कॉमा माइनस ए, ये फोकस है, ये 0 कॉमा ए, 0 कॉमा माइनस ए, बी कॉमा 0 एंड दिस इज़ बी डैश माइनस बी कॉमा 0। तो एक्स वाई को केवल एक्सचेंज करना है, तो इसको मैं E2 लिख देता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स और वाई सिर्फ एक्सचेंज किया गया है पिछले वाले में, और यहाँ पे भी बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको पहले से ही बताया है कि जो लेंथ वाले टर्म हैं, जैसे ये बताइए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लोकेशन पे डिपेंड करेगा, कहोगे कि नहीं, रिलेटिव लोकेशन पे डिपेंड करेगा, वो रिलेटिवली कितना डिस्टेंस दूर हैं। अगर मान लीजिए ये मार्कर की जो लेंथ है, इसको मैं इस तरह से निकालूँ या ऐसे निकालूँ या इस तरह से निकालूँ, इसकी लेंथ सेम आएगी, नो डाउट इनके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। उसी तरह से हमने अपने हॉरिजॉन्टल एलिप्स को क्या किया, रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, तो वो वर्टिकल एलिप्स बन गया। तो एक्स और वाई को सिर्फ एक्सचेंज किया है और कुछ भी नहीं एक्सचेंज किए हैं। तो जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे, इक्वेशंस में एक्स वाई होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे, लेकिन लेंथ वाले टर्म बच्चों सेम रहेगा। ये आपको याद रखना है। तो एक टेबल बनाएंगे और सारा चीज़ इसी में समराइज कर लेंगे। पहले तो पहचानेंगे कैसे कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल। तो जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, और एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो ये हम लोग वर्टिकल बोल देंगे और यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल बोल देंगे। इसको जब भी कंपेयर करना होगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे। हमेशा लार्जर टर्म को ए से रिलेट करते हैं, और यहाँ कंपेयर करना होगा तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर कर लेंगे। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। हमेशा ए बी से बड़ा होगा इस केस में, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए की वैल्यू 5 मिल जाएगी और बी की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, फोकल डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें ए माइनस ई एक्स वन ए प्लस ई एक्स वन पढ़े थे पिछले केस में, इसमें पढ़ेंगे ए माइनस ई वाई वन ए प्लस ई वाई वन। तो एक टेबल लिख के समराइज़ कर लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए बच्चों, जैसे ये हमने आपको बता रखा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है क्योंकि ए लार्जर है बी से, और यहाँ पे भी ए लार्जर है बी से, तो ये वर्टिकल इलिप्स है। क्लियर? हमने आपको इसके बारे में बता दिया है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स का सेंटर होता है 0 0, फोकाई होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए और ए डैश को वर्टिसेस बोलते हैं। मेजर एक्सिस 2a, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0, यहाँ 2b y एक्स इक्वल टू 0,
एक्स वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिस इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, इसेंट्रिसिटी के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, लेटेस्ट रेक्ट हम 2b स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे e माइनस ई एक्स वन एंड ए प्लस ई एक्स वन। अब यहाँ पे हमें रिप्लिकेट करना है, तो ये सेंटर अभी भी 0 0, यहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस ए ही, देखो कितना आसान है, 0 कॉमा प्लस माइनस ए, ये 2a लेकिन ये x इक्वल टू 0, ये 2b लेकिन y इक्वल टू 0, यहाँ y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, ये b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर बाई ए अगेन लेंथ, और ये e माइनस ई बाई 1 एंड a प्लस ई बाई 1। क्लियर? ये है मैं कह रहा था आपको कि अगर आपको टेक्निक पता है तो आप आराम से लिख सकते हैं, नो मगना, कोई भी मगना वगना नहीं पड़ेगा, आराम से आप लिख लोगे। बस आप ये ध्यान रखना बच्चों कि जो बड़ा है उसको ए से रिलेट करेंगे। कई स्टूडेंट ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी करने लगते हैं, उससे भी टेक्निक सही है, लेकिन हम एनसीईआरटी वाली जो टेक्निक है उसको फॉलो करते हैं, वो बहुत बेस्ट है, बहुत सोच समझ के बनाई गई है, और इससे हमारे ख्याल से आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अब हम लोग हॉरिजेंटल एलिप्स पे मेनली फोकस करेंगे, तो इसमें अगला हेडिंग होता है ऑक्सिलरी सर्किल। जैसे ये आपका हॉरिजेंटल एलिप्स है, इसको डायमीटर मानते हुए मेजर एक्सिस को अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी मतलब होता है मददगार, a,0। ये हेल्प करता है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सिलरी सर्किल मीन्स द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स एज डायमीटर। आप इसके बारे में लिख लीजिए। तो आप कह सकते हो कि सर ये काम करो, ये आपका है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये a,0 और माइनस a,0 डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ किए हो, तो इस सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने क्या बोला? द सर्किल ड्रॉन टेकिंग द सर्किल डिस्क्राइब्ड on major axis of an ellipse as diameter is auxiliary circle, is auxiliary circle। ऑक्सिलरी सर्किल किसको बोलते हैं? तो कहोगे कि जो इलिप्स है उसके मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए अगर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उस नए सर्किल का नाम है ऑक्सिलरी सर्किल। अब ये कैसे हेल्प करता है ये मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म इसी से रिलेटेड है, तो मैं फिर से एक बड़ा डायग्राम बना देता हूँ ताकि वो आपकी क्लैरिटी रहे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने इलिप्स बनाया। अब ये आपका ऑक्सिलरी सर्किल है। किसी भी पॉइंट P का अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म डिसाइड करना है तो आप P को पहले सेंटर से ज्वाइन करिए। ये P पॉइंट है, इसको मेजर एक्सिस पे प्रोजेक्ट करिए और इसको ले जाइए पीछे, तो ये हो जाएगा Q। P और Q को करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहते हैं। और ये आपका थीटा है, ये A है, तो इसको A cos थीटा, A sin थीटा लिखते हैं। अब यहाँ आएंगे तो A cos थीटा और ये B sin थीटा, क्योंकि आपका ये P और Q के जो ऑर्डिनेट पार्ट हैं वो अलग अलग हैं। तो आप लिख सकते हो कि इलिप्स की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी A cos थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी B sin थीटा, जहाँ पे थीटा एक पैरामीटर है। थीटा इज़ इसेंट्रिक एंगल या पैरामेट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल और पैरामेट्रिक एंगल। क्लियर? x इक्वल टू A cos थीटा, y इक्वल टू B sin थीटा, वेयर थीटा इज़ पैरामीटर एंड इट इज़ कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल और पैरामेट्रिक एंगल। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग P ऑफ थीटा बोल देते हैं। P ऑफ थीटा का मतलब A cos थीटा B sin थीटा। अब हम लोग इस तरह के दो पॉइंट निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
तो हमने अभी तक ऑक्सिलरी सर्किल बताया। क्या बताया भाई ऑक्सिलरी सर्किल? तो कहोगे कि सर द सर्किल ड्रॉन ऑन मेजर एक्सिस ऑफ डायमीटर ऑफ एन एलिप्स इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा कर रहे हैं। और जहाँ पे थीटा आपका इसेंट्रिक एंगल या पैरामेट्रिक एंगल है, और उससे आपको क्या मिल जाता है। और ध्यान रखना थीटा ये नहीं है, कई स्टूडेंट जल्दीबाजी करते हैं कि इसको थीटा बना देते हैं, जबकि ये क्यू वाले पॉइंट को हमने थीटा कहा है। एंड पी एंड क्यू आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, वो भी लिख लेना बच्चों। पी एंड क्यू आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। क्लियर? इससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स होंगे। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो, अगर दो पॉइंट हैं इलिप्स पे P और Q, P है अल्फ़ा मतलब A कॉस अल्फ़ा B साइन अल्फ़ा, और Q है A कॉस बीटा B कॉस बीटा B साइन बीटा। तो इसको हम लोग PQ को इक्वेशन ऑफ PQ ये 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं। और इसकी इक्वेशन डिराइव करने के बाद आती है x बाई ए कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। और ये कैसे डिराइव करेंगे, ये इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप क्या करना, पहले लाइन का स्लोप निकाल लेना, फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन से आप कर लीजिएगा। ये मैं बेसिकली ये लिख रहा हूँ b साइन अल्फ़ा इक्वल टू m, तो b साइन अल्फ़ा माइनस b कॉस b साइन बीटा होल डिवाइडेड बाई a कॉस अल्फ़ा माइनस a कॉस बीटा टाइम्स x माइनस a कॉस अल्फ़ा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना साइन c साइन d लगाते हुए, तो ये अपने आप आ जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप। क्या ध्यान रखेंगे, तो कहोगे कि ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और फिर आराम से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं। और ये डेरिवेशन तो बेटा करना ही होगा, अगर डेरिवेशन हम करेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा इसमें, तो आप कर लेना इसको। अब आप लिखिए लाइन एंड एलिप्स। देखो बच्चों, अब हमारे पास एक लाइन है और एक इलिप्स है। ये आपकी इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये 3 केस बना सकते हैं, जैसे कि हमने पैराबोला के केस में बनाया था। ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आता है वो आता है 16 टाइम्स। देखो हम भी भूल रहे हैं, अभी निकालना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखते हैं फ्रॉम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वी गेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा बच्चों 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। ये 4 और 16 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो अभी मैंने देखा कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हो। इसको आप ऐसे लिखना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx 2a स्क्वायर mcx। और यहाँ से देखो तो a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0। तो अब ये इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आएगा d इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई एम रियली सॉरी बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर d पॉजिटिव होगा तो लाइन 2 जगह इंटरसेक्ट करेगी, d 0 हो गया तो लाइन एक जगह टेंजेंट होगी, और d नेगेटिव हो गया मतलब लाइन बाहर बाहर चली जाएगी।
तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो आप करोगे डिस्क्रिमिनेंट टेंजेंसी, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। देखो डी 0 करोगे तो इसमें 0 होने वाला टर्म ये तो है नहीं, ये है आपके, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, मतलब एम स्लोप के हमेशा दो टेंजेंट होंगे जो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, तो हमने क्या किया है, एक बार देखिए, ये खुद से भी कर सकते हैं आप, लाइन और इलिप्स को कंबाइन करके क्वाड्रेटिक जनरेट कर लीजिए, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। वो डिस्क्रिमिनेंट आता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब उसको अगर हम 0 करते हैं तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डी पॉजिटिव करते हैं तो लाइन इंटरसेक्ट द इलिप्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और डी लेस दैन 0 करेंगे तो लाइन बाहर, लाइन नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट टू द इलिप्स। वो लिखवा नहीं रहा हूँ, बस ध्यान रखना, इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप लिखिए अगला पॉइंट, देखो अगला है टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट दिया है P जो कर्व अप्लाई कर रहा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0, और ये कर्व है आपका इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर को x1 और वाई स्क्वायर को y1। क्लियर, ये पहला पार्ट है। दूसरा, टेंजेंट एट थीटा लिखना हो, तब थीटा का मतलब a cos थीटा b sin थीटा। तो अगेन टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे हम लोग t इक्वल टू 0। ये वही है बाबू, बार बार हम लिखते हैं, इसको आप लोग खुद से भी लिखा करो। तो ये लिखोगे x cos थीटा बाई ए प्लस y sin थीटा बाई बी इक्वल टू 1। क्लियर। तीसरा होता है टेंजेंट ऑफ स्लोप m, टेंजेंट ऑफ स्लोप m। तो ये हमने अभी बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, और ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू आई थी ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टेंजेंट से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों, वो आपके इन्हीं तीनों से हो जाते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी a cos थीटा अपॉन x टाइम्स a cos थीटा बाई ए स्क्वायर, तो a कैंसिल कर दिया हूँ, और ये y1 b का साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर का b कैंसिल कर दिया हूँ इक्वल टू 1। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये पॉइंट फॉर्म है, ये स्लोप फॉर्म है। क्या बोला? पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, तीनों का अलग अलग रोल है। ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से करना हो तो इसका यूज़ करेंगे, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला देखो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर कोई इलिप्स में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे? तो इसको हम वाई एम स्लोप का टेंजेंट लिख लेंगे, कोई भी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1। तो x1 y1 से इसको पास करा देते हैं, तो y1 इक्वल टू एम x1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तरफ ले जाके स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 2x1 y1 टाइम्स m प्लस y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके हैज़ रूट्स m1 एंड m2। तो जब भी पॉइंट स्लोप मिल जाए तो आप y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 वाले लॉजिक से आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखिएगा, वो आसान रहेगा। और ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0।
ये थीटा भी निकाल सकते हैं, ये m1 है, ये m2 है, तो वी ऑल्सो नो दैट tan थीटा इज़ मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी ये फॉर्मेलिटी बची है बच्चों। अब आप चाहोगे कि ये नई नई चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टर सर्किल पढ़ते हैं। डायरेक्टर सर्किल ये क्या होता है भाई? तो कहोगे कि जब थीटा की वैल्यू π/2 हो जाए तो लोकस ऑफ p को डायरेक्टर सर्किल कहते हैं, मतलब m1 m2 की वैल्यू -1। अब m1 m2 निकालोगे यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप रिलेट करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगी। और इसका मतलब कि दैट इज़ लोकस ऑफ p इज़ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लोकस ऑफ p है। मतलब डायरेक्टर सर्किल का सेंटर भी इलिप्स का ही सेंटर रहता है, और इसकी जो रेडियस होती है वो a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहती है। ध्यान रखना, पैराबोला के केस में हम लोग डायरेक्ट्रिक्स को ही डायरेक्टर सर्किल बोल रहे थे। आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं डायरेक्टर सर्किल का, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज डायरेक्टर सर्किल, या लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम व्हिच टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। In case of parabola, director circle is parabola's own डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। वहाँ पे एक लाइन आती थी, हमने कहा भी था कि डायरेक्टर सर्किल एक स्पेशल लोकस का नाम है। कई बच्चे समझते हैं कि डायरेक्टर सर्किल का मतलब सर्किल ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, तो वो कुछ भी आ सकता है। लोकस लाइन भी आ सकता है, पॉइंट भी आ सकता है, सर्किल भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। m स्लोप का टेंजेंट लिखा आपने, फिर m स्लोप का टेंजेंट लिखने के बाद अब जिससे कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये प्लस वाला ही लिखा आपने, माइनस वाला नहीं लिखा। तो देखिए, प्लस वाला लिखिए, माइनस वाला लिखिए, यहाँ स्क्वायर करते समय तो सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ से m निकालने के बाद अब m जब मिल जाए तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से दोनों लाइनों की इक्वेशन लिखिएगा, उससे कोई गलतियाँ नहीं होंगी बच्चों, ये ध्यान रखना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने बता ही दिया, t इक्वल टू 0। ये सब रिजल्ट सेम है, आप चाहो तो लिख लो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0 एंड कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1 y1 इज t इक्वल टू s1। ये हम लोगों ने पैराबोला में ऑलरेडी किया हुआ था, है ना। अब आप लिखिए नॉर्मल। A straight line which is perpendicular to tangent at the point of tangency is called normal। जैसे ये इलिप्स है, और देखो बच्चों, टेंजेंट नॉर्मल जब पढ़ते हैं तो a ग्रेटर दैन b और a लेस दैन b से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a ग्रेटर दैन b और a लेस दैन b सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म तक है, ओके। तो ये पॉइंट p है x1 y1, ये नॉर्मल है, ये अपना इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन पहले लिख के स्लोप निकाल लेते हैं। तो एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस टेंजेंट की इक्वेशन। तो इसका स्लोप है माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। क्लियर। तो नॉर्मल का स्लोप क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, बी स्क्वायर x1 टाइम्स x माइनस x1। तो इसको रीएडजस्ट करोगे बच्चों तो ये आ जाता है ए स्क्वायर टाइम्स x बाई x1 माइनस बी स्क्वायर टाइम्स y बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ओके। तो अब ये कैसे आता है, कई लोग पूछते हैं भाई। तो इसको रीएडजस्ट करना ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसको याद करने का तरीका ये है कि बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर पढ़े हैं। तो यहाँ से ए ई होल स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देखो हमने ऐसे ही याद किया हुआ है। ए स्क्वायर ई स्क्वायर आता है जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, और ए स्क्वायर के साथ एक्स बाई x1 और बी स्क्वायर के साथ वाई बाई y1 चिपका दो यहाँ पे। अब जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि x1 बाई एक्स रहेगा या y x बाई x1 रहेगा, ये कैसे कन्फ्यूजन दूर करें।
तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें x और y की पावर जो होती है वो 1 होती है, -1 नहीं होती, इसलिए x/x1 रहेगा। ओके, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पहला है पॉइंट जब दिया हो, और नॉर्मल एट थीटा, नॉर्मल एट a cos थीटा और b sin थीटा। अब ये देखते हैं क्या लिखेंगे, तो यहाँ a cos थीटा लिख देंगे, तो ax/cos थीटा माइनस by sin थीटा इक्वल टू a² माइनस b², या इसी को कई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a² माइनस b²। ये ध्यान रखिएगा नॉर्मल एट थीटा। कभी ज़रूरत पड़े कि नॉर्मल ऑफ स्लोप m, नॉर्मल ऑफ स्लोप m, तो आप इसको y इक्वल टू mx, ये कुछ ऐसे आता है, इसी को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख के स्लोप को m कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। मेरे पास रिजल्ट है, मैं उसको लिख देता हूँ। ये कुछ ऐसे आता है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² a² माइनस b² होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b², है ना। ये होता है नॉर्मल ऑफ स्लोप m, लेकिन इसकी बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है। आपके नॉर्मल ऑफ स्लोप m कभी भी आए तो आप नॉर्मल एट थीटा लिखना, दोनों को इक्वेट करके थीटा को गायब कर देना, आंसर आ जाएगा। और नॉर्मल x1 y1 पे याद रखिएगा, जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो बस यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों, a² x/x1 प्लस b² y/y1 इक्वल टू a² प्लस b², मतलब बहुत सारे रिजल्ट हाइपरबोला के b² को माइनस b² करने से मिल जाएंगे। तो ये रहा नॉर्मल की कहानी, विवेक सर की जुबानी। और एक पॉइंट और बचता है थ्योरी सेक्शन में, तो लिखिए अगला पॉइंट। ये पॉइंट ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई इलिप्स है, इस पे कहीं भी आर्बिटरी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और इलिप्स के फोकस दिए हुए हैं s और s', तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ओके, तो ये पहला रिजल्ट होता है कि ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है s' y', इसकी वैल्यू होती है b²। ये माइनस AE, 0 है, और ये AE, 0, ये कोई भी आर्बिटरी टेंजेंट हो सकता है, y इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। तो लेंथ इसका जो थीटा परपेंडिकुलर का जो लेंथ है P1 P2 का प्रोडक्ट, वो b² के इक्वल होता है। इलिप्स आपका वही है, स्टैंडर्ड इलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1। और लास्ट रिजल्ट ये है कि y और y' ऑक्सिलरी सर्किल पे इंटरसेक्ट करते हैं, लाई करते हैं, y एंड y' लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्किल। x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये आपके दो रिजल्ट्स हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। पहला कि हमने ये कहा कि कोई भी वेरिएबल टेंजेंट है तो फोकस से जो परपेंडिकुलर लेंथ आएंगी उनका प्रोडक्ट होगा b², सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, एंड y फीट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन, ये क्या है दोनों, ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स। ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द इलिप्स। तो एक बार शुरू से रिकॉल करिए क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमारे साथ रिवाइज करिए, कॉपी पलटिए। पहला हमने लिखवाया है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1, वेयर b² इक्वल टू a² टाइम्स 1 माइनस e²। फिर डायग्राम बनाए थे, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, फोकल डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। फिर उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया था, तो हमने कहा कि x y एक्सचेंज होगा। फिर एक टेबल बनाए थे, और इलिप्स का सेंटर अगर x1 y1 हो तो x की जगह x1 और y की जगह y1 कर देंगे। क्या बोला मैंने, इलिप्स का सेंटर अगर x1 y1 हो तो x की जगह x माइनस x1 और y की जगह y माइनस y1 कर देंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखने के लिए। फिर क्या बताया,
पैरामेट्रिक फॉर्म में चले गए थे। उसके लिए ऑक्सिलरी सर्किल पढ़े थे कि ए सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड डायमीटर इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्किल। फिर क्या पढ़े थे, पैरामेट्रिक फॉर्म, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। हमने कहा था हॉरिजॉन्टल इलिप्स पर फोकस करिए। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि थीटा अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली क्वाड की इक्वेशन एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह से एक हाइपरबोला में भी आएगा, जब आएगा तो उसको बताएंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा है लाइन एंड इलिप्स, लाइन और इलिप्स को कंबाइन करके जो क्वाड्रेटिक जनरेट किए थे उसका डिस्क्रिमिनेंट आया था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। डी पॉजिटिव मतलब लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, लाइन डी की वैल्यू 0 मतलब लाइन टच करेगी, जिससे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, डी लेस दैन 0 मतलब लाइन नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट टू द इलिप्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पे लिखे थे t इक्वल टू 0 x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पे लिखे थे x कॉस थीटा बाई ए प्लस y साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1। फिर हमने कहा था टेंजेंट ऑफ स्लोप m y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम स्लोप के दो टेंजेंट हमेशा बना सकते हैं। कोई भी लाइन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि हमने पैराबोला के क्वेश्चन में भी किया था। हाइपरबोला पढ़ेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे कहो कि सर उसके बाद आपने टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिखा था, एम स्लोप का टेंजेंट माना, x1 y1 से पास कराया, एम में क्वाड्रेटिक बनाया, m1 m2 रूट दिखाया, m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 किया, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 किया। tan थीटा निकाल सकते थे मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आए तो आप क्या करना है, एक्सटर्नल एम स्लोप का टेंजेंट लिखना है, उससे पास कराना है, m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 करते हुए tan थीटा का एक्सप्रेशन लिख देना। ओके, फिर क्या करोगे, डायरेक्टर सर्किल, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। और इसकी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग नॉर्मल पढ़े थे, नॉर्मल की इक्वेशन ए स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस x1 ए स्क्वायर टाइम्स एक्स बाई x1 प्लस माइनस बी स्क्वायर टाइम्स वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉर्मल थीटा लिखे थे एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम स्लोप के लिए हमने बताया था कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एम होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। आगे क्या बताए हैं, बताओ। तो कहो कि सर आगे ये बताए हैं आपकी कोई भी वेरिएबल टेंजेंट पे अगर हम फोकस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स निकालें तो उन परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं वो अपने ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करते हैं। ये रही इलिप्स की कहानी, विवेक सर की जुबानी। इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टेंजेंसी की कंडीशन है, जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का तरीका है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0, कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट टी इक्वल टू S1, ये सारी चीज़ें याद रखिए। अगर ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे तो फिर एग्जाम में कैसे काम चलेगा। लेटेस्ट रेक्टम टू बी स्क्वायर बाई ए, यही चीज़ें इलिप्स की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने बताया था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर से लिखते हैं। ए स्क्वायर में 1 माइनस ई स्क्वायर एक क्या है, एक स्मॉलर फैक्टर है, एक लेस देन मतलब 0 से 1 वाला फैक्टर है। तो बड़े को छोटा करोगे तभी तो बड़े को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जो लेस देन 1 है, तभी तो छोटा बनेगा ना। छोटे में छोटे को मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा बनेगा। तो ये ध्यान रखना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर है। कई स्टूडेंट उल्टा सीधा कर देते हैं और आंसर चौपट हो जाता है, तो वो काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे और हैप्पी रहेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा हुआ है कि लेट S 5,12 and S dash -12,5 are the foci of the ellipse that passing through origin, then its eccentricity is given by। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से मान लीजिए डायग्राम है, इसके जो फोकस हैं उनके कोऑर्डिनेट रफली दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हो। ये है आपका 5,12 और ये है आपका S डैश विच इज़ -12,5 और ये इलिप्स अपना ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि ये कोई जनरल पॉइंट P है। तो अगर हम आपसे बात करें कि इन दोनों का, जैसे ये x और y है और ये z है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग 2a जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, एंड x की वैल्यू कितनी है 13 और y की वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 26 बाई डिस्टेंस फार्मूला। और z की वैल्यू होती है 2ae विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस
कितना होगा 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 289 प्लस 49 विच इज़ 13√2। क्लियर। तो अब अगर हम लोग ई निकालें तो ई इज़ 2AE अपॉन 2A, ऐसे बोल सकते हैं। तो 2AE की वैल्यू कितना है 13√2 अपॉन 26 विच इज़ 1/√2। हो सकता है ऑप्शन गड़बड़ हो, आंसर क्या है 1/√2। क्लियर, सही है। तो इसमें क्या किया हमने, कहो कि डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लगाया है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलिप्स का मतलब बच्चों, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स का मतलब कि अगर कोई पॉइंट जो इलिप्स पे लाई कर रहा है उसकी फोकस से डिस्टेंस का सम होता है 2A और डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज 2AE, और यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स बाय डिवीजन मेथड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आप ये ध्यान रखना बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि इसको भूल जाओगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, भूलो ना मत। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, ए सर्किल है सेम सेंटर एज इलिप्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट फोकाई F1 एंड F2। सर्किल अपने फोकाई इलिप्स के फोकाई से पास कर रहा है, such that the two curves intersect 4 points. Let P is any of these point of intersection if major axis of the ellipse is 17 and the area of PE F1 F2 triangle is 30, then distance between foci is given by। सिंपल डायग्राम बनाना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में। आप क्या करिए, पहले ये मैं लिख के समझाता हूँ। ये इलिप्स है, अब इसके फोकाई हैं F1 F2, तो इसको सर्किल मानते हुए इससे पास होते हुए एक सर्किल ड्रॉ किए। तो ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है PQRS मान लीजिए, ये 4 जगह इंटरसेक्ट करना, ऐसे लग रहा है कि यहाँ टच कर गया, इस तरह से 4 जगह इंटरसेक्ट करा देते हैं R और S। ये आपके F1 F2 हैं, दिस इज F1 दिस इज F2। तो आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, इसको X मान लेते हैं, इसको Y, इसको Z अगेन। तो कह रहा है कि मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 17, और ये चूँकि बच्चों ये डायमीटर है तो ये क्या होगा 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इंटू XY हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ से XY की वैल्यू मिल जाएगी 60। आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और आपसे सिंपली z पूछा जा रहा है, विच इज़ बाई पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज़ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज़ 13। तो इसमें क्या है बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा। ए सर्किल है सेम सेंटर एंड पासिंग थ्रू द फोकाई। तो सेंटर सेम है और फोकस से पास होता हुआ है, मतलब फोकस क्या है एक प्रकार से डायमीटर। तो ये एक प्रकार से सेमी सर्किल हो गया, आप कह सकते हो। तो ये हमने दो बना रखा है, एक ही बनाइएगा। तो इसमें क्या है कि आगे लिखा है द टू कर्व्स, मतलब दिस इलिप्स एंड द सर्किल इंटरसेक्ट 4 पॉइंट्स। लेट P बी एनी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ़ मेजर ऑफ एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज 17। तो अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो x प्लस वाई ही तो 2a होता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू होती है 2a विच इज़ 17। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2a। और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बाई 2 इक्वल टू 30। तो एक्स वाई की वैल्यू 60 हो गई। एक्स प्लस वाई आपको 17 दिया है, एक्स वाई 60 दिया है, वाई की वैल्यू यहाँ से उठा कर पटको। तो एक्स की दो वैल्यू जाएंगी 12 और 5। एक्स की वैल्यू अगर 12 रखेंगे तो वाई 5 आएगा, एक्स की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो वाई 12 आएगा। जो भी आए आप कह सकते हो कि सर ये जो है जेड, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो ऑप्शन नंबर सी है ना। सिंपल सा है, डायग्राम बनाना था केवल और आपको समझना था। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्या है कि x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द इलिप्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे। इसको y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 टाइम्स x प्लस 2। क्लियर। तो सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं रिजल्ट। तो सी स्क्वायर का मतलब 4, ए स्क्वायर कितना है 4 प्लस बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी पॉजिटिव है
तो b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब आपको इलिप्स मिल गया x² / 4 + y² / 3 = 1। तो हम लोग इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि mx + 1/m मान लें और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दें। ये किस पे टेंजेंट है, y = mx + a/m, ये y² = 4x पे है। तो इलिप्स पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओगे तो लिखोगे 1/m का होल स्क्वायर = 4 टाइम्स m² + 3। तो यहाँ से आपको m की दो वैल्यूज़ मिलेंगी 1/2 एंड -1/2। तो जब -1/2 इसमें रखेंगे तो अदर कॉमन टेंजेंट आ जाएगा -1/2x - 2, या इसको लिख सकते हैं x + 2y + 4 = 0। तो ये है अदर कॉमन टेंजेंट x + 2y + 4 = 0 और b की वैल्यू √3। ऑप्शन नंबर ए आपको सीट हमने दे रखी है, तो ये पहला ऑप्शन है। लेकिन इसमें क्या किया गया बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये किया गया है कि पहले इस लाइन को कॉमन टेंजेंट है, तो ये पैराबोला पर हमेशा टेंजेंट है, c = a/m आएगा अपने आप। a1 है तो इसका रेसिप्रोकल देखो ये आ गया। अब आप क्या करिए, इलिप्स पे भी टेंजेंट दिखा दीजिए। तो इलिप्स पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोगों ने पढ़ा है c² = a² m² + b²। तो आप यहाँ से b की वैल्यू √3 लिखते हैं। तो b जैसे ही आपको मिलता है आप क्वेश्चन को फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेशली कैसे स्टार्ट करेंगे, तो y m स्लोप का टेंजेंट पैराबोला पे लिखा हमने, तो y = mx + 1/m, a की वैल्यू 1 है और इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इलिप्स पे लगा दिया। इलिप्स पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दिया तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 मिली। एक तो 1/2 मिल ही रही थी पहले से और एक -1/2, क्योंकि ये m में इवन डिग्री इक्वेशन है। तो m की दो वैल्यूज आएंगी और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास नहीं है। अगर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर भूल जाते हैं, हमारे कई सारे स्टूडेंट 96 नंबर पाए हैं। तो वो कब पाए हैं, जब अभी एक का स्कोर है, एक नहीं दो स्टूडेंट का स्कोर है, 2 का 96 है, एक का 92 है। वो कैसे है, वो इस तरह से है क्योंकि वो पढ़े हैं ये सब। अगर आप ये सब नहीं पढ़ोगे, आपको लगता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जाए भाड़ में। अरे ऐसे थोड़ा होता है यार कहीं भाई, क्यों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्यों जाएगी इधर उधर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को याद रखना पड़ेगा ना, तब जाके होगा आपसे क्वेश्चन। अगर वहीं भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कई सोचते हैं यार सर स्पून फीडिंग करा दें, अरे स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगा यार, खुद से करना पड़ेगा बच्चों, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, 4 को हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं याद रख सकते। अगर नहीं याद रख सकते तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए हम लोगों को। इसीलिए हम कहते हैं ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस मैक्स ए पर्सन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन परफेक्शन आ जाएगा। और परफेक्शन की ज़रूरत नहीं, आपको एक्सेल करना है। परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल, बट इफ़ वी चेज परफेक्शन वी गेट एक्सेलेंस, और एक्सेलेंस ही बहुत होता है ना। आराम से पढ़िए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो इसके फोकस से पास कर रहा है। तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो आप कह सकते हो ये ईयर ए = √a² - b²। तो ये लिखोगे तो √7 आएगा, √7। तो इसका जो फोकस आएगा, ध्यान से देखिए, इसका फोकस आ गया √7, 0 और अपना इलिप्स का सेंटर यहाँ है, मतलब सॉरी सर्किल का। तो ये है वो सर्किल, तो ये रेडियस है 0,3 ऐसा डेटा दे रखा है। तो r कितना आएगा, तो r कहोगे सर 7 + 9 विच इज़ इक्वल टू 4। तो सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या है इसमें, x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ख़त्म। तो ये हो जाएगा x² + y² - 6y, और ये माइनस कितना आएगा बताओ, -7 = 0। x² + y² - 6y - 7 = 0, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, सवाल ये उठता है। तो हम इलिप्स का फोकस निकालना जानते हैं, विच इज़ AE, 0, और AE होता है √a² - b²। तो a बड़ा है, b छोटा है, तो 16 - 9 कर दिए, √7 आ गया। √7, 0 दूसरा भी फोकस लिख सकते थे इधर वाला, -√7, 0, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सर्किल का सेंटर ये है, तो ये सर्किल का क्या है, रेडियस है। इस रेडियस को डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया, और सर्किल का सेंटर और रेडियस पता हो तो फिर कहना ही क्या है, हाँ बल्ले बल्ले हैं। और हम सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे, चिल मारेंगे, है ना, और ऑप्शन ढूंढ लेंगे। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको दो इलिप्स दिए हुए हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर इसेंट्रिसिटीज इज 1/2 देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E2 इज गिवन बाई। इसेंट्रिसिटी निकालते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इलिप्स दिया हुआ है आपको x²/3 प्लस y²/2 इक्वल टू 1। इसका इसेंट्रिसिटी आएगा √1 - 2/3 विच इज़ √1/3। आपको E1 इंटू E2 की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो E1 आपको मिल गया है √1/3 इंटू E2 इक्वल टू 1/2, तो E2 मिल गया आपको √3/2। ऑल्सो हम लोग ये जानते हैं कि जो √3/2 है, B² इक्वल टू A² टाइम्स 1 - E², तो B² इक्वल टू A² मतलब 16 दूसरे इलिप्स के लिए, और 1 - E² मतलब 1 - 3/4, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/4, 4, तो B की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक बार चेक करो, 1/4 4 ही आएगा ना। तो इसका माइनर एक्सिस पूछ रहा है, माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस इज 2B विच इज़ 2 × 2, कितना आएगा 4 आएगा। बात सही है ना। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि जैसे ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपना जो है ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो आप उल्टा करके देख लेना एक बार। जैसे आप 16 इक्वल टू B² टाइम्स ऐसे लिखोगे ना, 1 - E², 1 - 1/4, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E2, तो इस तरह से भी सोच सकते हैं 1 - 3/4, तो ये B/4 होगा। तो B² इक्वल टू 64, तो B की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ से भी अगर सोचेंगे तो माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस 4 × 2 = 8 आ जाएगी, और 8 ऑप्शन में शायद नहीं दिया है। If the equation of two ellipses is given by, if product of their eccentricity is 1/2 then the length of minor axis of E2 is given by। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक डाउट ये है कि केवल इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट दिया है, तो इसेंट्रिसिटी का जो प्रोडक्ट है वहाँ से हमारी पॉसिबिलिटीज़ दोनों आ रही हैं। तो इनफैक्ट आंसर दोनों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप x²/16 प्लस y²/64 इक्वल टू 1 करते हो, उस केस में भी आपका इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1/2 आएगा, तो माइनर एक्सिस 8 आएगा। 8 और 4 दोनों आंसर है यहाँ पे। दोनों इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजेंटल इलिप्स है, इट शुड बी वर्टिकल। कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। अगर या तो लिख के दे कि दोनों हॉरिजेंटल इलिप्स है तब आप बताओ, या B का कोई रेंज दे दे तो बताओ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आप दोनों लेकर चलेंगे। बाई चांस 8 ऑप्शन में नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, 2B की वैल्यू 16 आएगी ना, माइनर एक्सिस शायद 16 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। ओके, वैसे दोनों लेकर चलेंगे, हमें लगा कि दिया हुआ है। ओके, लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा था कि इसमें वर्टिकल इलिप्स भी पॉसिबल है। देखो अगला क्या है, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द इलिप्स ऑफ द इलिप्स ऑन एनी टेंजेंट। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आराम से करिएगा। इलिप्स की इक्वेशन है x²/6 प्लस y²/2 इक्वल टू 1। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट सेंटर से परपेंडिकुलर का लोकस निकालो। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोग h के मान लेते हैं, ये सेंटर 0 0, तो इसका स्लोप हो जाएगा k/h, तो इसका -h/k। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा hx + ky y - y1 = m टाइम्स x - x1 से h² + k²। और ये क्या है, टेंजेंट है, तो इसको y = mx + c फॉर्म में लिख देते हैं, h² + k² k। तो ये लिखोगे c² = h² + k² k का होल स्क्वायर इक्वल टू a² m²।
प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा रहा हूँ और कुछ नहीं, 2k स्क्वायर। लोकस के लिए क्या करोगे, तो लोकस के लिए लिखोगे लोकस ऑफ m इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। एक बार हट जाता हूँ बच्चों, क्योंकि कई लोगों का कंप्लेन है कि आप हटते नहीं हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो देखिए क्या किया है हमने, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर को h के माना, स्लोप निकाला, स्लोप से टेंजेंट का स्लोप आया, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख दिया, लेकिन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो अप्लाई करेंगे ना, तो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी अप्लाई कर दिया। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, m स्लोप का टेंजेंट लिखते हैं और इसका स्लोप -1/m है, तो उससे इक्वेट करके m को गायब कर देते हैं, वो भी अपने 100% सही है। तो आप HK में रिलेशन लाते हैं, HK को XY करते हैं और ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन अगर देखें तो ये आंसर नंबर है 3rd। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था जी, ये 6। अब हमें और 4 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसमें कुछ है नहीं। अब इसी को हम नहीं कराते हैं तो आप लोगों को लगता है कि नहीं की हो। इलिप्स बहुत आसान टॉपिक है। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्या है कि इलिप्स के 4 एंड पॉइंट ऑफ लेटर्स रेक्टम होते हैं। तो चारों पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उससे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी एरिया निकालनी है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ लेटर रेक्टा ऑफ द इलिप्स इज गिवन बाय। वैसे इसका एक रिजल्ट होता है, लेकिन हम लोग पहले इत्मीनान से सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाया और आप कह सकते हो कि सिमेट्री के बेसिस पे सर ये ऐसे कुछ बनेगा, है ना, इस तरह से। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया का 4 टाइम्स कर देंगे, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये ऐसे बनता है। अब देखो ये जो पॉइंट होता है ये होता है AE, B²/A। तो टेंजेंट की इक्वेशन x1/a², बाद में a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, y b²/a बाई b² इक्वल टू 1। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आएगा a/e, 0 और इसका आएगा 0, a। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा 4 × 1/2 टाइम्स a/e इंटू a, विच इज़ 2a²/e। अब इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कितना है, तो 1 - 5/9 विच इज़ 2/3। a² कितना है, तो 9 है, तो ये 2/3, तो ये हो गया 27। ऑप्शन इसका भी रॉन्ग है शायद, आंसर करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन पे मत जाइएगा, है ना। ऑप्शन 27 दिया लेकिन आंसर हमने कुछ और नहीं लिख रखा है। तो द एरिया ऑफ द, और सही कर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाई वो 2a²/e। ये JEE 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इस पे रिलेटेड। तो आप ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, 4 टेंजेंट लिखते हैं। वैसे कहोगे कि सर डायग्राम सिमेट्रिकल है तो इस ट्रायंगल का एरिया का ही 4 टाइम्स कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ये सभी की एरिया निकालनी है ना हम लोगों को, ये सब है कि नहीं। ओके, देख लो अच्छे से। टेंजेंट के एंड पॉइंट पे हमने एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखा है, x² को x(x1), y² को y(y1) से रिप्लेस करते हुए, और वहाँ से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिली। फिर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आया, इस ट्रायंगल का एरिया का 4 टाइम्स कर दिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया, a और b की वैल्यू इलिप्स वाली रख दी, आंसर आ गया। बस यही तो सोचना है आपको। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इसमें क्या है, इफ़ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स x² + 2y² इक्वल टू 2 एट ऑल पॉइंट्स अदर दैन 4 वर्टिसेस, then the midpoints of the tangent intercepted between the coordinate axis lies on the curve is given by। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं। एक काम करते हैं, मिड पॉइंट को मान लेते हैं h कॉमा के, कहीं भी मिड पॉइंट दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2h, 0 और ये हो जाएगा 0, 2k। इसको कंफ्यूज मत होइए, आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइन की इक्वेशन x/2h + y/2k इक्वल टू 1, या y = mx + c फॉर्म में लिखें तो -k/h टाइम्स x
प्लस 2k लिख सकते हो। और इलिप्स की इक्वेशन है आपके पास x² / 2 प्लस y² / 1 इक्वल टू 1। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं, 4k² इक्वल टू a² m² प्लस b²। तो ये हो जाएगा 4y² इक्वल टू 2y² अपॉन x² प्लस 1। 4y² से डिवाइड कर दीजिए तो 1/2x² प्लस 1/4y² इक्वल टू 1 इज़ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट। कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि थीटा स्लोप थीटा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं x cos थीटा बाई ए प्लस y sin थीटा बाई बी इक्वल टू 1 करके ये और बी थीटा के फॉर्म में निकालें। मिड पॉइंट को एच के मान के थीटा को एलिमिनेट कर दें, फिर थीटा को एच के को एक्स वाई कर दें, वो भी सही है। हमने क्या किया है, पहले टेंजेंट की इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिख के टेंजेंसी की कंडीशन लगाई है। आप टेंजेंट लिख के मिड पॉइंट करिए, कम्यूटेटिव लाओ, उससे दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आंसर आपको दिया हुआ है 1/2x² प्लस 1/4y² इक्वल टू 1। ये आंसर नंबर 3 है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना। देखो क्या किया हमने कि ये एक टेंजेंट है और इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ये वेरी करा रहे हैं, तो मिड पॉइंट को हमने एच के माना, तो ये 2h, 0 और 0, 2 होगा ना यार इसका मिड पॉइंट एच के। टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, y इंटरसेप्ट x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, c² इक्वल टू a² m² प्लस b² लगा लो। अपन यही करते हैं ना यार, यही तो करना है आपको। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स इज 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिस इज 12। अगर हम बात करें एक इलिप्स की, तो इसके फोकाई होते हैं AE, 0 और दूसरा क्या होता है -AE, 0। सही सोचा आपने। और इसकी जो डायरेक्ट्रिसेस होती है A/E और -A/E। आप कह सकते हो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2AE, इसकी वैल्यू 6 दी हुई है। 2A/E डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस ये कितना दिया है 12। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट 4A² इक्वल टू 72। तो A² कितना हो गया 18, तो A हो गया 3√2। ओके, तो E कितना हुआ, तो 6 अपॉन, आप कह सकते हो कि ये AE की वैल्यू कितना है, AE आपका 3 है, तो 3√2 टाइम्स E इक्वल टू 3, तो E की वैल्यू 1/√2। तो B² हो जाएगा A² टाइम्स 1 - E²। तो ये 18 टाइम्स 1/2 विच इज़ 9। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है LR इक्वल टू 2B² A। तो 2B² मतलब 9 अपॉन A कितना है 3√2। एक बार चेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा फाइनली 3√2 के इक्वल। ओके, 3√2 मीन्स आंसर नंबर 3। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, सवाल ये उठता है। तो सवाल ये है कि बेसिक हमें पता है कि दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है 2AE और दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है 2A/E। तो दोनों डेटा को लिखे, A की वैल्यू निकाले, E की वैल्यू निकाले, वहाँ से B आया और A और B आ गया, तो लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू भी आ गया। और ये है क्वेश्चन नंबर अपना सेकेंड लास्ट। अब हम लोग लिखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों ध्यान से, ए लाइन y इक्वल टू mx एंड द इलिप्स इंटरसेक्ट द P at P in the first quadrant. If the normal to the ellipse at P meet the coordinate axis, then beta is equal to। इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए। पहले एक लाइन है y इक्वल टू mx, ये इलिप्स को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा देंगे और इसको P को मान लेंगे x1 y1। अब हम लोग क्या करेंगे, P इलिप्स पे लाई कर रहा है और P पे जो नॉर्मल है, मान लीजिए जो भी नॉर्मल होगा, जो भी नॉर्मल है कहीं भी दिखा सकते हैं P को, तो इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। x इंटरसेप्ट नॉर्मली नेगेटिव है, ये कहीं इधर दिखाना चाहिए y इक्वल टू mx प्लस c, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इलिप्स को ढंग से लिखते हैं। तो x² / 1/2
फिर वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। नॉर्मल एट पी लिखा जाए तो ये पढ़े थे ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, तो ए स्क्वायर मतलब 1/2 एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो -1/2 या +1/2 इक्वल टू 0 लिख देते हैं, +1/2 इक्वल टू 0। और आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म थे x अपॉन x इंटरसेप्ट, तो कितना आ जाएगा x अपॉन -3√2 टाइम्स x प्लस वाई बाई बीटा -1 इक्वल टू 0। कोफिशेंट का रेशियो सेम कर देते हैं, तो आप ध्यान से देखो, कोफिशेंट का रेशियो सेम करोगे तो ये आ जाएगा आपका, एक बार चेक करो, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा बच्चों, क्योंकि गलती हो सकती है। हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिखा, नॉर्मल एट x1 y1 लिखा, दोनों को आइडेंटिकल करेंगे, x1 y1 को बीटा के टर्म्स में निकाल के इलिप्स पे अप्लाई करा देंगे, ख़त्म। यही करना है, लेकिन हम अलर्ट हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए। तो ये 2x1, तो वी गेट क्या लिखोगे, 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा -6√2 टाइम्स x1 इक्वल टू बीटा अपॉन y1 माइनस बीटा अपॉन y1 इक्वल टू -1/2। तो x1 की वैल्यू 1/√3√2 और y1 की वैल्यू y1 आ रहा है 2 बीटा। अब ये इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो 2x² मतलब 1/18 प्लस y² 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2/18 1/9 होता है, तो 8/9, तो बीटा स्क्वायर हो गया 2/9। तो बीटा की वैल्यू √2/3। ऑप्शन दिया है √2/3, √2/3 इज़ द फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल। तो देखिए इसमें क्या किया है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन रिजल्ट नहीं याद रहेगा तो हमारी बैंड बजती रहेगी। हमारी कैसी बैंड बजेगी मैं बता रहा हूँ। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, y = mx और इलिप्स को सॉल्व करने लगते हैं, उससे कुछ मिलता जुलता नहीं है, पेपर छूट जाता है, मतलब क्वेश्चन छूट जाता है, पेपर तो कोई और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, जितना बीटा को टारगेट करना है ना, तो आप ये सोचिए कि पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, और ये नॉर्मल ही है तो नॉर्मल की भी इक्वेशन x1 y1 पे लिख लो, दोनों को आइडेंटिकल कर दो। आइडेंटिकल करोगे तो x1 y1 बीटा के टर्म्स में आ जाएगा, और x1 y1 बीटा के टर्म्स में आ जाएगा, तो x1 y1 को हम इलिप्स पे लाई करा देंगे और उससे हमारा आंसर मिल जाएगा, किसका, बीटा का। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इलिप्स भी कंप्लीट कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर को दोबारा देख लेंगे, हाई फाई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पढ़ेंगे। अब इलिप्स में जो रहेगा वहीं पढ़ाएंगे ना, इसमें कैलकुलस थोड़े घुसाएंगे, जो इलिप्स में रहेगा वहीं पढ़ाएंगे। तो इलिप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टैंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉट विद मिडिल पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम जल्दी ही मिलते हैं हाइपरबोला में। हैव ए ग्रेट डे।